नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे कुछ विशेष बातों की। आपको पता है भई, आज तो राहुल गांधी जो हैं वो पहलवान के रूप में अवतरित हो गए हैं। और जो असली काम चल रहा है वो चल रहा है संभल में, जहाँ योगी जी ने बता दिया है, जुडिशरी को भी बता दिया है, पार्लियामेंट को भी बता दिया और भारतीय जनता पार्टी को भी बता दिया कि भई जहाँ चाह वहाँ राह। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को एक तरह से उन्होंने पूरी तरह से ये कह दिया कि भई ये है क्या? इसकी आवश्यकता क्या है? हो या ना हो, जो हो रहा है सो होके रहेगा। मैं स्वागत कर रहा हूँ अनुपम मिश्रा जी का। और अनुपम मिश्रा जी से बातचीत करेंगे आप इन्हीं कुछ मसलों पर। नमस्कार साथ सर। में आप सभी को याद दिला दें, कृपया सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ वीडियो को लाइक कर लें, बाद में शेयर भी करें तो आपकी अनुकंपा होगी। और हमारे मर्चेंडाइज़ स्टोर आपड़ा पर अवश्य जाएँ, जहाँ आपको बहुत सारे अपने चॉइस की धार्मिक थीम्स की क्लोथिंग्स और सोवेनिर्स इत्यादि मिल जाएँगे। और डेक्कन पुणे समिट में, जयपुर डायलॉग्स के डेक्कन समिट में पुणे में रजिस्टर कराने के लिए 8 फरवरी के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप रजिस्टर करा सकते हैं। तो स्वागत है आपका अनुपम जी। अब नमस्कार तो सर। नमस्कार। पार्लियामेंट जो है वो बाकायदा अखाड़ा हो गया, दंगल हो गया। इनको तो अलग-अलग लोगों को, तो पहलवानों को भर्ती करना पड़ेगा। अ, मेरी जानकारी कि शायद राहुल पे मुकदमा भी हो गया है। हाँ, मुकदमा अभी तो हो मेरे गया। पास एफआईआर हो गई है। एफआईआर हो गई है साहब। दूसरा पक्ष भी गया है काउंटर एफआईआर और कराने हाँ, के लिए, उसका पता नहीं है। और देखिए कितनी धाराएं लगी हैं। 3-5 100 सामूहिक अपराध, अरे 109 नहीं, हत्या का हाँ, प्रयास, हत्या का। 109, 100, जो पहले 307 होती थी, अब वो हाँ, 109 हो गई है। फिर हुँ। 115 चोट पहुंचाने के इरादे से काम करना, गरीब ग 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, 125 निजी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना, 131 धक्का देना, डराना, धमकाना और 351 धमकी देना। एक चीज जो मैं श्योर नहीं हूं, वो मैं आपसे पूछ ले रहा हूं, क्योंकि ये जो एफआईआर है अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने दर्ज कराई है। पर ये एफआईआर तो जो हुई है, ये बेसिकली प्रताप सारंगी को लेकर हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि वो जो नागालैंड की महिला सांसद के साथ जो आज छिछोरापन हुआ है, तो हुँ, उन्होंने जो कहा है, हमारी फांगनोन कोन्याक ने जो बात कही है कि राहुल गांधी उनसे बहुत करीब आके उन्होंने बदतमीजी की, वो बहुत असहज हो गई और उनको धमकी भी दी। तो ये मुकदमा अब तक क्यों नहीं हुआ? दिस इज अ वेरी सीरियस मामला कि राहुल गांधी पे झूठ बोलने का आरोप है, राहुल गांधी पे गबन करने का आरोप है। राहुल गांधी मतलब ये आरोप ऐसे नहीं, ये वो आरोप है जो कोर्ट में है। झूठ बोलने के आरोप में ये 2 बार माफी मांग चुके हैं, तीसरी बार सजा हो चुकी है। गबन करने और भ्रष्टाचार करने का नेशनल हेराल्ड का मुकदमा चल ही रहा है। तो अब तो हुँ। ये अच्छा, मारपीट और हत्या की साजिश का मुकदमा हो ही गया। एक ही मुकदमा बचा था, लड़की से बदतमीजी और बेअदबी करना और लड़की के छेड़छाड़ फिजिकली करना। करीब जाके छेड़छाड़ करना बस रह गया था। वो भी अब आप, मैं देख रहा हूं कि जो नागालैंड से हमारी राज्यसभा में महिला सांसद हैं, एस फांगनोन कोन्या, तो ये तो कोन्याक। साहब बड़ी रुआसी होके टीवी पर कह रही थी, वीडियो वीडियो के सामने। उनका मेरे इतने नजदीक आ गए कि मैं घबरा गई, ऊपर से मुझे धमकी अलग दे डाला उन्होंने। तो मेरी मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसका मुकदमा क्यों नहीं हुआ। ये मुकदमा तो होना बहुत आवश्यक है भाई। एक यही मुकदमा बचता है राहुल गांधी पे, ये भी हो जाए तो मैं समझता हूं कि इनका पूरा जो हिस्ट्री शीट है वो कंप्लीट हो जाएगी। एक बात इसके पहले कि आप शुरुआत करें अपने चैनल उसके की, बाद आप तो हिस्ट्री शीट निकाल सकेंगे। हाँ, तो एक बात, जो प्रताप सारंगी, जिनको हुँ। इन्होंने धक्का दिया, जिनका सर फट गया, और जिसके लिए राहुल गांधी ये कहते हैं कि वो इनको पार्लियामेंट में घुसने नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी अपने को देख ले और उस शख्स को देख ले जिसके लिए ऐसा कहा जा रहा है। जस्ट लुक एट दिस। आज वो बता रहे थे, ये जो है ये मतलब सन्यासी, ये ये सन्यासी ये है। सन्यासी ये सन्यासी वृद्ध व्यक्ति, हाँ, और इतना 70 इतना साल वृद्ध के। है। हाँ, इनकी इनका वेट जो है वो 45 केजी है। बताइए। और इनको दे दिया आपने धक्का, सर पड़ गया। अच्छा, उसके बाद आप देखिए, एक और वीडियो मैं देख रहा था, तो क्या धक्का मुक्की तो होती ही रहती। सबसे बड़ी बात, आज शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी अच्छी बात कही। जब खड़गे का राहुल का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, तो उसका शिवराज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा
कि जब इनको माफी ही नहीं मांगनी थी तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्यों? ये अपनी एरोगेंस दिखाने आए थे, अपना घमंड दिखाने आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मतलब आप एक वृद्ध आदमी को धक्का देके दूसरा बंदा आईसीयू में, और यू कैन नॉट इवन से सॉरी। आप सॉरी तक नहीं बोल सकते। ये कौन सी अरे साहब, मोहब्बत की दुकान है? क्या ये बात कौन है सी आपकी? मोहब्बत की दुकान ये है? मोहब्बत, मोहब्बत की कभी दुकान होती है क्या? जब कोई कह रहा है मोहब्बत की दुकान है तो वो तिजारत करने के लिए तो खोली है। सही बात, एकदम सही बात। भाई, जब आपने उस पे दुकान का लेबल लगा दिया तो इसका मतलब वहाँ खरीद फरोख्ती होती है ना। तो वहाँ आप जाके मोहब्बत खरीद लीजिए। जहाँ मोहब्बत बिकेगी वहाँ पर घृणा भी बिकेगी। तो ये तो इनका और तो सारा मामला तिजारत का है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन लेकिन ये इनको सूझी क्या थी संविधान पे चर्चा कराने की? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें दो राय नहीं कि आप लोगों ने हल्ला मचा के किसी तरह भी आपने एक बार संविधान बदल देंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे या बाबा साहब का अपमान हुआ है, या आप वीडियोस चला सकते हैं। वैसे अभी कोई ऐसा चुनाव भी नहीं जिसमें इसका बहुत असर हो। लेकिन एक बात तो तय है कि जितने मुद्दों को ये बार बार उठाते हैं उस पे उतना ही एक्सपोज होते जाते हैं। आपने संविधान पे बहस कराई, अरे बाप रे, मतलब पूरा 77 साल का कच्चा चिट्ठा सामने रख दिया गया। वही तो मैं हाँ कह रहा हाँ। हूँ। फिर हाँ हाँ, उसके यार, बाद आपका आपने पूरा इतिहास काला है, फिर आप उसको फिर उजागर करने के लिए आप बहस करा रहे हो। फिर आपने अंबेडकर अंबेडकर का नारा लगाया। अरे साहब, सब सामने आ गया, यहां तक कि वो कार्टून तक आ गया जो सोनिया गांधी की सरकार में कपिल सिब्बल ने शिक्षा मंत्री एचआरडी मिनिस्टर रहते हुए संसद को यह बताया था कि सरकार हमारी है, किताब हमारी है, पर इस कार्टून को लगाने वाले योगेंद्र यादव हैं। ऐसा कपिल सिब्बल का अपना बयान है। तो आप देखिए, उन्होंने कहा कि साहब ये आउटसोर्स किया हमने काम, और ये जो एक कार्टून है जिसमें बताया जा रहा है कि संविधान निर्माता जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने की कोड़े मार मार कर उनसे योगी क्या नाम है, डॉक्टर अंबेडकर से कोड़े मार मार कर उन्होंने काम लिया। तो ये कार्टून लगाने वाली ये कांग्रेस सरकार है। और आप सोचिए, मतलब जितना आप जिन मुद्दों को उठाते जा रहे हैं उतना ही ज्यादा आप एक्सपोज होते जा रहे हैं। मेरा ख्याल है सर, आपको वो कार्टून दिखाना चाहिए अपने शो पे। मतलब वो तो ये देखने। वो तो बहुत पुराना, बहुत फेमस कार्टून है। उस हाँ, समय वो और लेकिन इसमें कार्टूनिस्ट देखिए, हुआ इसमें करते थे। इसमें कपिल कपिल सिब्बल बता रहे हैं, कपिल सिब्बल बता रहे हैं कि साहब ये कार्टून हमारी सरकार में जरूर लगा है, पर इसको लगाने वाले योगेंद्र यादव हैं और इसका विरोध करने वाली भाजपा थी। ये देखिए, और ये ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है, एनडीटीवी उस समय का। शंकर्स वीकली में ये छपा था शायद 1949 में। शंकर, आप जानते हैं, बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे। और उनकी बात का उस समय कोई बुरा भी नहीं मानता था। वो तो नेहरू जी पे भी खूब कार्टून बनाते थे। एंड इवन नेहरू जैसा जो है वो एंटाइटल्ड आदमी भी उसको माइंड नहीं करता था। तो अब उस कॉन्टेक्स्ट में, उस जमाने में तो किसी ने बुरा नहीं माना, ना अम्बेडकर ने बुरा माना, ना नेहरू ने बुरा माना। लेकिन जब अम्बेडकर भगवान बन गए कुछ लोगों की नजरों में, तब तो फिर ये निहायत ही आपत्तिजनक बात हो गई। ये तो है। नहीं देखें, इसमें मैं आपके शो में एक बात बड़ी अच्छी रहती है, एकदम खरा खरा आप स्वयं भी बोलते हैं और सामने वाले को भी बोलने देते हैं। मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जमाने से अलग अलग विपक्ष के नेताओं को अप्रोप्रिएट कर रही है, अपना रही है, उन पे कब्जा कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पटेल पे कब्जा कर लिया। आज पटेल कांग्रेस के नहीं, भाजपा के नेता नजर आने लगे। आपने शास्त्री पे कब्जा, हाँ सुने, आपने पटेल पे कर लिया, आपने शास्त्री पे कर लिया, आपने चरण सिंह पे कर लिया, आपने सुभाष बोस पे कर लिया। सुभाष बोस पे कर लिया, आपने नरसिम्हा राव तक पे कर लिया। दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत ये आई जब आपकी हवस इतनी बढ़ गई कि आपने मुलायम सिंह को भी अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की। इधर नहीं, आगे सुने सर, आगे सुने। जब आपने पेरियार को भी अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की, बात सुने, भगत सिंह से लेकर, बोस से लेकर, पटेल से लेकर, शास्त्री से लेकर, चरण सिंह से लेकर, नरसिम्हा राव से लेकर, ये सारे लोगों को जब आपने अपनाया, इन पे मेड इन भाजपा का ठप्पा लगाया, तो ये बात आपकी इसलिए चल गई कि ये सभी लोग नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, और भारतीय जनता पार्टी की एक राष्ट्रवादी विचारधारा रही है। लेकिन जब आप मुलायम सिंह को पद्म विभूषण देते हैं, और मुलायम सिंह का क्लेम टू फेम क्या है, किस लिए वो जाने जाते हैं?
राम भक्तों पे गोली चलाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी किस लिए जानी जाती है? राम मंदिर आंदोलन चलाने के लिए। तो वो आपका अप्रोप्रिएशन उल्टा पड़ जाता है, आपके समर्थक भी नाराज हो जाते हैं और आपको यादव वोट भी नहीं मिलते। दूसरा देखिए, इसी तरह जब भी आप अपनी विचारधारा के खिलाफ जाके किसी को अप्रोप्रिएट करते हैं, अपनाते हैं, तो जब आपको याद होगा 2 साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने पेरियार को सपोर्ट कर दिया, और मतलब उनको याद करते हुए एक ट्वीट कर दिया उनके जन्मदिन पर। तो भाई आपके उसमें बाद में मैंने डिलीट करना उसमें पड़ा। मैंने इनको खूब सुनाया था उस पे। तो आपने जहां सुनाया जाके देख लियो, डिलीट हो गया। वो डिलीट अच्छा। हो गया। वो, हाँ, वो इतना हल्ला मचा कि आपको डिलीट करना पड़ा। तो विचारधारा के खिलाफ जाके अप्रोप्रिएशन नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, रही बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, खास तौर से हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबा, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा दलित वोट। तो जब से बहुजन समाज पार्टी का पराभव होता नजर आ रहा है, जैसे वो लोकसभा विधानसभा हारती चली जा रही है, जीरो आ रही है, एक सीट दो सीट आ रही है, तो तब से उस दलित वोट के लिए ऐसी मार है कि अखिलेश यादव पीडीए बना के बैठ गए, कांग्रेस पार्टी अलग बना रही है, चंद्रशेखर रावण अपने आप को उसका उत्तराधिकारी बता रहे हैं मायावती का, और भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से अंबेडकर, देखिए आपने, मैंने आज ट्वीट किया, उसमें मुझे बहुत ढेर सारी गालियां भी आई। मैंने कहा आपने भगवान बनाया था, आपने भगवान बनाया। बात सुने, मैं हमेशा मानता हूं, मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि, और इसमें मैं 2 मिनट एकदम चाहूंगा इसको, आपका इंडल्जेंस, कि मैंने हमेशा कहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनको हम जानते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म का बड़ा क्रिटिसिज्म किया, लेकिन हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को तमाम चीजें जिनके लिए हम नहीं जानते, उसको मैं उठाता हूं कि वो इतने बोल्ड इंटेलेक्चुअल थे अपने टाइम में, कि इस देश की जो सबसे गंदी एक गणित, जो एक वो जिसे कहना चाहिए एक षड्यंत्र था, आर्यन इन्वेजन थ्योरी वाला। डॉक्टर, जिस जमाने में लोकमान्य तिलक से लेके जवाहरलाल नेहरू तक आर्यन इन्वेजन थ्योरी को दोहरा रहे थे, उस समय अंबेडकर इकलौते आदमी खड़े हुए जिन्होंने कहा आर्यन इन्वेजन थ्योरी बकवास है, और कोई कहीं से नहीं आया, सबके सब। जब आज ये बनाते हैं मूल निवासी संगठन, तो हम कहते हैं क्या है भाई, अंबेडकर तो कहते थे सब मूल निवासी हैं, और अगर ब्राह्मण आर्य है तो दलित भी आर्य है, पहली बात। दूसरी बात, जिस समय नेहरू से लेकर गांधी तक इस बात के लिए परेशान थे कि मुसलमानों को किस तरह सुरक्षित महसूस कराया जाए, उस वक्त अंबेडकर इकलौते ऐसे नेता थे जो खड़े हुए बोले सारे मुसलमानों को वहां भेज दो, क्या नाम है, पाकिस्तान, क्योंकि अगर यहां मुसलमान रहे तो दिक्कत आएगी। और देखिए बड़ा खुल के कहा उन्होंने, उन्होंने तो यहां तक कहा, जिस समय पेरियार से लेकर नेहरू तक हिंदू धर्म को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, उस समय अंबेडकर ने इस्लाम की पोल खोली, और इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक कहा कि एक सच्चा मुसलमान देशभक्त हो ही नहीं सकता, इनको पाकिस्तान भेज देना ही उचित है। तो अंबेडकर ने बहुत ढेर सारी अच्छी बातें की हैं, लेकिन हमने उनको सेलेक्टिव तरीके से देखा है। सेलेक्टिव तरीका कैसे? हमें अभी मैं बार बार हर चैनल पे कह रहा हूं, ये बचपन में जब हम लोग गांधी जयंती स्कूल में मनाते थे संजय सर, आपको याद पड़ता है, हमें आज तक किसी एक शिक्षक, एक टीचर, एक क्लास में नहीं बताया गया कि बेटा आज गांधी जयंती नहीं, आज शास्त्री जयंती भी है, आज के दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन हुआ है, लेकिन कभी शास्त्री का नाम ही नहीं लिया। तो कांग्रेस अपने नेता छोड़ती चली गई और बीजेपी उनको अप्रोप्रिएट करती चली गई। लेकिन इस अप्रोप्रिएशन में जब आपने अंबेडकर को, आप अंबेडकर महामानव मानता हूं भाई, उनकी इतनी बोल्डनेस, उस जमाने में उन्होंने धारा से अलग हटके मुसलमानों पे, इस्लाम पे, इन इसका क्या नाम, इंडस वैली पे, आर्य आक्रांता थ्योरी पे, सब पे उन्होंने एकदम सही बातें कही आपको। लेकिन उनको भाई खुद अंबेडकर का कहना था कि अगर हीरो वर्शिप करोगे, अगर एक आदमी को तुम देवता बनाओगे, तो समाज का पतन हो जाएगा। ये अम्बेडकर के अपना बयान है। तो हाँ, साहब आपने, खूब कहा हाँ, गया। खास ना हीरो खुद, वर्शिप के खिलाफ बोला हो। हाँ, और खास तौर से नरेंद्र मोदी साहब के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने देखा है कि अंबेडकर को भगवान बनाने का एक, जिसे कहना, सिलसिला शुरू हो गया, और उसके चलते आज ये हालात हो गए कि मैंने यही आज मैंने ट्वीट ही किया है कि साहब आपने आपने ये काम किया था, आपने उन्हें भगवान बनाया था, और अंत में अब आप ही को झेलना पड़ेगा। आप बताएं ये क्या है, व्हाट इज दिस? जरा ये फोटो देखें। हाँ? फिर एक बात, हाँ, नहीं, दूसरी बात है, आप दूसरी बात है, जब आप अंबेडकर से जुड़े हुए सारे जगहों को तीर्थ का नाम देते हो, पांचों स्थलों स्थलों को आप पंच तीर्थ बता देते हो, तो भैया तीर्थ तो भगवान के ही होते हैं, तीर्थ तो भगवान के ही होते हैं। तो
अंबेडकर को भगवान भी तो आपने बनाया। अब फिर जो होना था वो हो रहा है भाई, या तो भगवान आपने बनाया है तो अब या सुबह शाम आरती कीजिए, और नहीं तो फिर जो होना था वो हो रहा है। नहीं, ये तो बिल्कुल जो है, ये भी तो किसको बोलते हैं कि एक क्रिंज बिहेवियर की पराकाष्ठा है, और तो इससे अधिक तो मैं क्या बोलूं इसमें। और यही नहीं है, आप देखें कि ये पूरा का पूरा जो मार्क्सिस्ट नैरेटिव बनाया गया, आप अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कई पुस्तकें लिखी, उनमें से कुछ अच्छी भी हैं, लेकिन बहुत सारी जो हैं वो बिना किसी प्रमाण के, और पूरा का पूरा जो है, जो ब्रिटिश नैरेटिव जो नहीं नहीं, लिखा, इसका उसको सर, डाइजेस्ट करके, और उन्होंने एज इट इज, जैसे मैं बता देता हूँ उनकी जो खास तौर से कि हु वर द शूद्रास, और इतनी बिल्कुल प्रमाणहीन एक उनका जो पैम्फलेट ही है वो, हु वर द शूद्रास। दूसरा, सर आप ये उनकी जो देखे ना, एक अंबेडकर ने अपने मुंह से इस बात को स्वीकार किया है कि उनको संस्कृत नहीं आती थी। नहीं आती थी, जब सुनिए मैं अंबेडकर, बता, हाँ, एक मिनट जब कंप्लीट जब कर रुकिए, दूंगा। जब जब वही बात हो गई ना वो रोमिला अरे एक थापुर और मिनट, इरफान हबीब वाली। लेट मी कंप्लीट। एनाहिलेशन ऑफ कास्ट उनकी जो है, और रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, इतनी मतलब जिसको कहते हैं कि जिसको हिंदू धर्म का आ बा सा नहीं आता हो, वो इस तरह की बातें लिख सकता है, क्योंकि जो चीजें जो आई हुई हैं उसको लिटरलिज्म में ट्रांसलेट करके कौन करता था। आपको मैं एक नाम देता हूँ, आप कर लीजिएगा, और आपके प्रयागराज के ही हैं एक, वो क्या नाम है उनका, डॉक्टर सिंह, पूर्ण नाम त्रिभुवन सिंह, जानते हैं आप उन्हें? उन्होंने उन्होंने कास्ट पे बहुत काम, हम पड़ोसी हैं भाई हमारे, बहुत कास्ट हाँ पे हाँ उन्होंने काम किया है, हाँ। हाँ हाँ। तो अब जॉन म्यूर को हूबहू उन्होंने डाइजेस्ट करके और उसको किया है। मोस्टली मैक्स मिलर तो थोड़ा कम, और एक जॉन म्योर करके हुए हैं जिन्होंने इस तरह के काम किए। तो जॉन म्योर को पूरा का पूरा वो, आप हूबहू वो देख लेंगे वो सब। हालांकि कुछ जो प्रामाणिक पुस्तकें लिखी, जैसे पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इट्स अ वेरी गुड बुक, और प्रामाणिक है, सारी चीजें रेफरेंसेस के साथ हैं उसमें। और भी उन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं। सबसे अच्छी पुस्तक तो उनकी करेंसी के ऊपर है, क्योंकि ही वाज बेसिकली एन इकोनॉमिस्ट। बाद में ही somehow ही गॉट 30 डिग्रीज। अब 30 डिग्री कोई कैसे ले सकता है? मैं भी सोच रहा हूँ कि यार 4-5 मैं भी ट्राई करता हूँ, लेकिन 30 लेकिन डिग्रीज ही है। लेकिन लेकिन फाइनेंस में घुसने नहीं दिया उनको नेहरू जी ने एक दिन के लिए भी। हाँ, नेहरू जी ने घुसने नहीं दिया, वो कहते थे साहब मैं फाइनेंस का आदमी हूँ। तो अब ये जो स्थिति है, तो उसमें आप जब किसी भी प्रकार की आलोचना का, उनकी समालोचना का जो अवसर है, वो हटा देते हैं उनको भगवान के रूप में प्रतिष्ठित करके, तो फिर मामला तो फिर गड़बड़ होगा ही होगा ना, खुद के ऊपर पड़ रही है। नहीं, फिर मेरा ये भी कहना है कि जिस देश में रोज राम की चरित्र पर डिबेट होता है, कृष्ण के चरित्र पर डिबेट होता है, उस पर फिर कोई भी बाकी कैसे रह सकता है, आप खुद ही सोचे। ये नहीं हो सकता। चलिए, अच्छा आइए फिर थोड़ा वापस चलते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था, राहुल बाबा के ऊपर। तो ये तो हम मानते हैं कि जो इनका जो सोरोस वाला कांड हुआ, उसको किसी तरह से नेपथ्य में ले जाने के लिए इन्होंने संविधान पर चर्चा रखी होगी, लेकिन वो सोरोस वाला कांड जाएगा तो नहीं आसानी से, चला जाएगा क्या? मुझे लगता है कि सोरोस कांड झेलना ज्यादा आसान था, जो इन्होंने संविधान पे चर्चा कर दी उसमें जितना पोल खोल अभियान चला है वो तो और भी डिफिकल्ट है। रही बात सोरोस कांड की, तो जॉर्ज सोरोस वगैरह अभी आपको लगातार चर्चा में सुनाई देंगे। डोनाल्ड ट्रंप को आने दीजिए, वो बाकायदा भुज उठाए प्रणीन करके आ रहे हैं कि मैं डीप स्टेट को खत्म कर दूंगा। तो जैसे जैसे आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में अभी 1 महीने से ज्यादा का समय है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की आने के नाम से फ्रांस की सरकार गिर गई, कनाडा की गिरने वाली है, और लोग पूछते हैं ट्रंप आ जाएंगे तो क्या होगा। जर्मनी की भी तो आप गिर गई। जर्मनी, फ्रांस नहीं, जर्मनी की सरकार गिर गई और मैंने कनाडा फ्रांस की की भी गिरने गिर वाली है। गई, पहले फ्रांस की नहीं तो गिरी, फ्रांस की तो फिर पहले गिर गई थी ना। आप देखिए, हाँ, अभी अभी जो जो फिर डोनाल्ड ट्रंप के, जर्मनी की आप गिर देखिए गई। डोनाल्ड ट्रंप की बयान पे वहां के वित्त मंत्री ने भी, वहां का वित्त मंत्री भी हट गया और यहाँ का वित्त मंत्री भी हट गया, दोनों जगह बवाल हो गया। तो आप कहते हैं साहब कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से फर्क क्या पड़ेगा?
डोनाल्ड ट्रंप के आने से अब ये डीप स्टेट वाला डिबेट और डीप होगा, और जैसे जैसे ये डिबेट डीप होगा तो आप मान कर चले कि डीप स्टेट में डिबेट पॉसिबल ही नहीं बिना सोरोस के। और जितनी बार सोरोस का नाम सामने आएगा, अभी बात आ रही है साहब, क्या साहब इंग्लैंड में प्रिंस एंड्रू चीन के लिए जासूसी करते पकड़े जा रहे हैं, और प्रिंस एंड्रू के साथ, हाँ, प्रिंस एंड्रू के साथ साथ बोरिस जॉनसन और एक और क्या बनू, दो तो प्रधानमंत्रियों के नाम आ रहे हैं। तो अब ये हो रहा है कि अगर चीन, बताइए, वहां पे उन्होंने प्रधानमंत्रियों को लपेट लिया अपने जासूसी के जाल में ब्रिटेन में। तो मैंने कहा कि भाई वहां लपेट लिया होगा, यहां तो कोई लपेटने जैसी कोई बात ही नहीं, यहाँ तो आदमी खुद ही एमओयू करके बैठा है सीधे सीधे खुलेआम डंके की चोट पे, और ये भी कहता बताएंगे नहीं क्या लिखा उसमें। ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जिस तरह से जॉर्ज सोरोस ने किया है, जैसे बांग्लादेश वाला कांड करने में भी सोरोस का हाथ है, अभी भी सोरोस के लोग जाके यूनुस से मिल रहे हैं। तो अगर कोई समझदार व्यक्ति होता तो ये प्रयास करता कि भाई सोरोस की छाया से थोड़ा-सा अपने आप को ऐसा करो कि भाई डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, क्योंकि अब जो है वो सोरोस प्रॉब्लम में आने वाला है। सोरोस के प्रॉब्लम के आने के साथ पता नहीं कौन-कौन से डॉक्यूमेंट और डिक्लासिफाई हो जाएँ, और उनके साथ में सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई और उनके माध्यम से श्री राहुल गांधी जो है वो प्रॉब्लम में आ जाए। लेकिन वो तो जो है वो और ओपनली और ब्रेज़नली और शेमलेसली ये दिखा रहा है कि नहीं, मैं तो डीप स्टेट का एजेंट हूँ और मैं तो यहाँ केओस क्रिएट करूँगा, बांग्लादेश क्रिएट करूँगा, और मैं जिस तरह से यूनुस को बनाया डीप स्टेट ने, वैसे मैं यहाँ बन जाऊँगा। जबकि पता है कि अब विंडो मुश्किल से 1 महीने की रही है। नहीं, जहां तक डीप स्टेट का सवाल है, मेरा मानना है कि यूक्रेन से लेकर बांग्लादेश से लेकर, मतलब सब जगह आप देख ले, डीप स्टेट सिर्फ एक कोशिश ये कर रहा है कि ट्रम्प के आने के पहले माहौल इतना खराब कर दो, पानी इतना गंदा कर दो कि फिल्टर ही ना हो सके। वो ट्रम्प के आने के पहले हालात इतने गंभीर कर देना चाहते हैं कि ट्रम्प को पसीना छूट जाए। खैर चलिए, अब वो ट्रम्प देखेंगे। एक तो साहब मुझे समझ नहीं आता ये अमेरिका में कौन सा सिस्टम है कि एक आदमी हारने के बाद भी 3-4 महीना राष्ट्रपति बना रहता है, इसका क्या सेंस क्या है? मतलब उसी उसी दौरान वो ढेर हजारों लोगों को क्षमादान भी दे देता है, हजारों लोगों से पैसा लेके पार्डन भी दे देता है, नए नई खुराफात कर देता है। मतलब ये पागलपन मुझे और तो किसी दुनिया में नजर नहीं आता, ये जो दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में नजर आ रहा है। पर बहरहाल चलिए, वो अपनी जगह है। मेरा अपना मानना है कि देखिए, अभी अब पहले लोग और कांग्रेसी कह और रहे थे कि और कांग्रेस में बिल्स भी पायलट करा के पास करवाता है देखिए, इसी और पीरियड में। अरे जजेस बना रहा था उसने, जज तो बना ही दिए उसने। उसके बाद ट्रम्प को कहना पड़ा अब कोई जज नहीं बनेगा, बहुत हो गया। तो जुडिशरी में, फेडरल जुडिशरी में अपने लोग ला रहा था। बहरहाल मेरा अपना मानना है कि जहां तक भारत का सवाल है, आपने सुना पहले कांग्रेसी कह रहे थे कि बांग्लादेश हो जाएगा, फिर संजय राउत तो चूंकि हर बार एक कदम आगे रहते हैं, उन्होंने कहा ये सीरिया हो जाएगा। एक तो ये कैसे बयान देते हैं भाई, कोई कह रहा बांग्लादेश हो जाएगा, कोई कहता सीरिया हो जाएगा। इनको तो इसी उठा के बंद कर देना चाहिए। किस तरह की बेहूदी बातें हैं ये। तो इन लोग की पूरी अपनी नीयत देखिए, सीरियस देखिए, बांग्लादेश में भी क्या हुआ। बांग्लादेश में ये हुआ कि पूरे विपक्ष ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, चुनावी प्रक्रिया को ही वॉइड कर दिया, उसे खारिज कर दिया। वो यही वही राहुल गांधी यहाँ लगातार कोशिश कर रहे थे कि भारत में पूरा विपक्ष चुनाव लड़ने से इनकार कर दे। पर दिक्कत है कि स्टैलिन इतने साल से सत्ता में बैठे हैं, क्यों इनकार कर दें? ममता बैठी हैं, क्यों इनकार कर दें? तेजस्वी यादव एक एक दिन गिन रहे हैं कि हम कब मुख्यमंत्री होंगे, वो क्यों इनकार कर दें? अखिलेश यादव तो अपने आप को 27 का सत्ताधीश ही घोषित कर दिए, वो क्यों इनकार कर दें? केजरीवाल क्यों इनकार कर दें? वामपंथी क्यों इनकार कर दें? तो कोई इनके साथ आया नहीं। पूरी नीयत ये थी कि किसी तरह चुनाव आयोग को, हायर जुडिशरी को, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को इतना ज्यादा विवाद के केंद्र में ले आओ कि फिर चुनावी प्रक्रिया भारत में लोकतंत्र को ही डिसमिस कर दिया जाए। और कुल मिलाकर वही एक बांग्लादेश के रास्ते पे ले जाने का तरीका था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज नो बांग्लादेश। अगर इतनी बात राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रही है कि भारत बांग्लादेश और सीरिया ना है, न था, ना हो सकता। वैसे तो अब आप जो वो लिखते हैं ना अपने घूमता आईना पे, क्या लोकतंत्र का नृत्य, तो अब नृत्य करने अब वाले वो तो लोग बहुत कहते बड़े हैं कि तरह। लोकतंत्र का तांडव लिखिए, तो कुछ लोग तो बड़ा वो कहते हैं कि लोकतंत्र का मुजरा लिखिए। लेकिन मैं नृत्य ही लिख मुजरा के चला रहा मुजरा मुजरा सही हूँ। है। अब जो उद्धव ठाकरे कर रहे हैं वो मुजरा नहीं है तो क्या है? अब देवेंद्र भाई फडणवीस के उद्धव पास पहुंच ठाकरे, गए बुके लेके, नागपुर पहुंच गए।
जो व्यक्ति निकलता नहीं था पिछले, जब देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे, तो साहब कि मैं नहीं जाऊंगा, देवेंद्र फडणवीस को आना हो तो आए, या अमित शाह जो है वो आए यहाँ पर मातोश्री में। वो नागपुर पहुंच गया बुके लेके, पेंगुइन को साथ लेके। वो एक पुरानी कहावत है साहब, अब पछताए का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आप अ, वीर सावरकर को भारत रत्न मांग रहे हैं। अब आप वीर सावरकर को भारत रत्न मांग लीजिए। अब आप उसको 6 दिसंबर को आप विज्ञापन जारी करा दीजिए, पोस्ट करा दीजिए, उसको एक गर्व है करके, या आप गुलदस्ता लेके पहुंच जाइए। उद्धव ठाकरे को फाइनली बात समझ में आ गई है कि साहब मैंने अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। देखिए, एक बात समझ लें आप साहब, जब आदमी सारी विचारधारा तोड़ के किसी भी तरह कुछ बनना चाहता है, वीपी सिंह ने ये काम किया था। 11 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उनका पूरा राजनीतिक जीवन ही समाप्त हो गया। उसके बाद 18 साल और रहे, लेकिन वीपी सिंह का नाम ही नहीं सुनाई दिया उसके बाद। ही वॉज फिनिश्ड। उद्धव ठाकरे 2.5 साल जो मुख्यमंत्री बन लिए हैं, बस उन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। वो नाम उस पटिका पे मुझे दोबारा रिपीट होता नजर नहीं आ रहा है सीधे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश में तो अलग ही स्वैग चल रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में इससे पहले कि आप कोई मुझे बात तो कहें, नहीं, सबसे एक मिनट अधिक एक मिनट एक आनंद, मिनट देखिए। एक मिनट सर, मैं रोक रहा हूं आपको। उत्तर प्रदेश पे आप कोई बात कहें उसके पहले मैं एक इसके दायरा सेट कर दूं पहले। आज मैंने एक ट्वीट किया है, उसमें बाबा गरज रहे हैं, और क्या गरज रहे हैं? मंदिरों के सामने से मुसलमानों का जुलूस निकल जाता है, मस्जिदों के सामने आप हमको कैसे रोक लेंगे, और धुआंधार वैसी बातें कर रहे हैं जो 77 साल में आज तक किसी सदन में नहीं गई। चलिए, वो तो बाबा हैं, कह सकते हैं, योगी आदित्यनाथ। उससे बड़ी बात क्या है, जब आप उसका वीडियो देखेंगे तो आपको एक बात बड़ी अजीब नजर आएगी। पूरा विपक्ष खामोश बैठा है, एक आदमी हल्ला पोपो चिल्लाहट कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सामने मोदी नहीं है जो बर्दाश्त कर लेंगे, ये बाबा हैं। तो आप वो जो विपक्ष की खामोशी और विपक्ष में जो उनकी दहशत है, वो बड़ी खूबसूरत लगनी। कम से कम इस बहाने सदन बड़े सुचारू रूप से चल रहा है, जो मोदी सरकार में नहीं चल पा रहा। ये बात मैंने आज जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें यही बात कही थी। मैंने कहा भैया देख लो जरा कि ये जितना हंगामा पार्लियामेंट में होता है, या ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहले नहीं होता था, खूब होता था, सबके जमाने में होता था, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, चाहे कोई भी हो, सबके जमाने में हंगामा होता था, और धरने प्रदर्शन मारपीट मार्शल ये वो। बाबा के टाइम में कुछ नहीं होता, क्या हो गया ऐसा? उनको पता है कि भैया यहाँ शाहीन बाग ना चलेगा। मैं तो कंपैरिजन करता रहता हूँ भाई, एक शाहीन बाग में हुआ था, एक यहाँ हुसैनाबाद में हुआ था, लखनऊ में, दोनों साथ साथ हुए थे। एक दूसरा जो है वो कंपैरिजन देख लीजिए, एक पार्लियामेंट है और एक विधानसभा है, ये भी कंपैरिजन देखिए ना। और उधर जो संभल में है, वो मंदिर पे मंदिर, मंदिर पे मंदिर, 2 संभल में मिल गए, एक मेरठ में मिल गया, एक अलीगढ़ में मिल गया, एक काशी में मिल गया, हो सकता है प्रयागराज में 2-4 अभी मिल जाए, और टोटल जब कानपुर में तक मिल हो। गया, कानपुर में मिल गया, और आज सुनाई पड़ रहा है कि प्रयागराज में मिल गया। प्रयागराज में तो फिर ये हो गया सीधे सीधे कि भैया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का यदि कोई वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो वो तो मुसलमान कर रहे हैं। ये सारा काम तो 47 के बाद के हैं जो इन्होंने किए हैं, और किसी को पता भी नहीं था। अब योगी जी ने अच्छा निकाल लिया कि भैया चलो हम निकाल लाते हैं साहब, कितने तुमने 47 के बाद में कितने तुमने मंदिर जो हैं वो इधर उधर किए हैं, चलो आ जाओ। 20 कुएं निकल आते हैं। बर्ख साहब जो हैं उनके खिलाफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के मुकदमा हो जाता है, और वो इलाहाबाद घूम रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, आपके ही प्रयागराज में घूम रहे हैं कि साहब हमारी किसी तरह से जमानत हो जाए। अब वो भी मुश्किल लगती है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के बर्क साहब प्रोविजंस तो यहाँ बड़े पे गंभीर है। बर्क साहब यहाँ पे जो जमानत नहीं लेने आए, यहाँ पे अरेस्ट लेने आए हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में नहीं आए हैं, वो दंगों को लेकर आए हैं। दंगों में जो उनकी एफआईआर हुई है उसको लेकर आए हैं, पहली बात। दूसरी बात, कल मैंने अपने शो घूमता आईना पे एक बात कही थी, जो मैं लोकतंत्र का नियत करता हूं, तो उसमें मैंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ ने जियाउर रहमान बर्क के यहाँ से निकले हुए बिजली की मीटर जांच के लिए भेज दिए हैं।
और आप किसी गलतफहमी में मत रहिएगा कि सांसद का घर है, अगर उसमें छेड़छाड़ हुई तो मैं आज आपसे वादा कर रहा हूं कि योगी एफआईआर करने से चूकेंगे नहीं। और आज वही हुआ, उन्होंने एफआईआर ही उनके खिलाफ ही नहीं की, उनके अब्बा के खिलाफ भी कर दी। छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह, क्योंकि वो धमकी दे रहे थे अखिलेश यादव की सरकार आने तो तुमको देख लेंगे, तो साहब उनके खिलाफ भी मुकदमा हो गया। और सबसे बड़ी बात, वो मीटर जो अभी कल लगाया गया था, आज वहां पे बिजली काट दी गई उनकी, बिजली चोरी के आरोप में। तो अब आप सोचिए, कल मीटर लगा था, आज बिजली कट गई। और जो मंदिर वहां पे हनुमान जी का निकला था, उसमें 2 दिन के अंदर बिजली पहुंच गई। जिस मस्जिद के अंदर अवैध पावर हाउस निकला था, उसकी बिजली कट गई। बरसात की बिजली कट गई, हनुमान मंदिर के अंदर बिजली पहुंच गई। और बरसात तो बहुत ही परेशान है भाई, पहले दंगे वाला मुकदमा हो गया, फिर कार एक्सीडेंट वाला मुकदमा हो गया, फिर बिना नक्शा पास के मकान बनाने का मुकदमा हो गया, अब बिजली चोरी का मुकदमा हो गया, अब बिजली वालों को धमकी देने का मुकदमा हो गया। और 7 दिन की मोहलत है उनको, अगर वो कुछ कर पाएंगे तो कर पाएंगे, नहीं तो उनके जो वो हवेली बना के खड़ी की उन्होंने बिना नक्शे की, उस पर चलेगा बुलडोजर। और फिर कह रहा हूं, बाबा धमकी नहीं देते। दो बातें, एक चीज आपने देखा होगा, आप आईएएस अधिकारी रहे हैं, आप डीएम रहे होंगे, आप कमिश्नर रहे होंगे, लॉ एंड ऑर्डर का आपने देखा होगा कि जब भी कहीं दंगा होता है, कुछ बवाल होता है, तो हमेशा उस जगह की राज्य सरकार और प्रशासन हमेशा बैकफुट पे चला जाता है और चीजों को थोड़ा सा काम अप करने की, काम डाउन करने की कोशिश करता है। लेकिन योगी एक बार भी नहीं दबे। लगातार राम गोपाल यादव जजों को धमकी देते रहे, गाली देते रहे, अखिलेश यादव अधिकारियों को धमकी देते रहे, गाली देते रहे, हमारी सरकार आएगी, ये कर देंगे, वो कर देंगे। योगी एक बार भी बैकआउट नहीं किए। बल्कि मेरा मानना है कि जिनको लगता था कि सुप्रीम कोर्ट के बाद अब बुलडोजर चल नहीं सकता, आदेश के बाद जितना बुलडोजर संभल में चला, उतना बुलडोजर 7 साल में कहीं नहीं चला। पहली बात देखिए। दूसरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद जिनको लगता था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सारा मंदिर मस्जिद विवाद शांत हो जाएगा, तो उसके बाद जिस तरह मंदिर मस्जिद विवाद, जिस तरह मंदिर प्रकट हो रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भैया जुडिशरी अपना काम करती है, सरकार को अपना काम करना चाहिए। लोगों ने जो वोट डाला, जुडिशरी को नहीं डाला होता है। जिन लोगों को जुडिशरी से नाराजगी है, तो उनको समझ में आना चाहिए कि मनमोहन सिंह, जिनको हम मनमोहन सिंह कहते थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कह दिया था कि हमें अपना काम करने दीजिए, हमें मत बताइए सरकार कैसे चलाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट मान भी गई थी। तो भैया जब अच्छा, ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी इस बात को नहीं जानते। नरेंद्र मोदी को भी जब कुछ करना होता है, जैसे SC/ST एक्ट पे करना था, तो उन्होंने 1 मिनट सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया और कर डाला। जैसे उनको चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट वाला करना था, उन्होंने 1 सेकंड में CGI को हटा के अपना लॉ ले आए। जब नहीं करना होता है तो वो कोर्ट के कंधे पे बंदूक लगा देते हैं, या फिर जो प्रॉब्लमेटिक होता है उसमें कोर्ट के कंधे पे बंदूक लगा देते हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ एक बात बढ़िया है, वो कोर्ट वोट का इंतजाम नहीं करते। उनको लगता है वोट हमको मिला है, सरकार हमें चलानी है, कल वोट हमारे खिलाफ जा सकता है, जिम्मेदारी हमारी तय होती है, इसलिए वो आगे बढ़ के एक्शन लेते हैं। ये बात बड़ी, मतलब मैं कहता हूँ बहुत तारीफ काबिल, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जिसको आपने वोट दिया है, अकाउंटेबल भी वही होगा। ऐसा ही देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन सुचारू रूप से तभी चलता है। जैसे मैं जानता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है। ब्यूरोक्रेसी में ये होता है कि भाई अपनी जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर टाल दो। मैं जानता हूँ, जब मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था या सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, तो मेरा एक उसूल था जिससे लोग बहुत अनकंफर्टेबल रहा करते थे। मतलब हमारे बॉसेस, नीचे वाले कभी अनकंफर्टेबल नहीं रहे, बॉसेस अनकंफर्टेबल रहा करते थे। और वो ये था कि यदि कोई कार्य मेरे अधिकार क्षेत्र में है, तो उसका निर्णय मैं ही करूंगा, मैं किसी से पूछूंगा नहीं। बाकी फिर जिसका अधिकार क्षेत्र उसको रिवाइज करने का है, वो करता रहे। तो योगी का यही स्टाइल है। योगी किसी से पूछते नहीं है, जो उनके अधिकार क्षेत्र में वो स्वयं करते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि जनता में उनका ग्राफ रोज बढ़ता चला जा रहा है। नहीं सर, आज आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं एक बात और दर्शकों से कहना चाहूंगा, और आपके चैनल पे कहना चाहूंगा। अपने चैनल पे तो रोज कहता हूं, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी रीच है, मुझे लगता है इस बात को समझना चाहिए। वो जो एक लगातार बात हो रही कि योगी को प्रधानमंत्री बना दो, प्रधानमंत्री, अरे भाई आप समझिए, उत्तर प्रदेश और बिहार इस देश के सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक और सबसे ज्यादा बिगड़े हुए स्टेट थे। योगी जी की अभी कम से कम 10 साल यूपी में बहुत जरूरत है भाई। आज उन्हें हटा लीजिए तो 7 साल में जो उन्होंने किया, 7 घंटे में डिस्मेंटल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज जब वो 7 साल से इस तरह का शासन कर रहे हैं, तब तो आप देख रहे हैं कि खुलेआम धमकी दे रहे हैं बर के अब्बा कि आने दो अखिलेश यादव की सरकार को, हम देख लेंगे तुमको। तो अभी योगी की उत्तर प्रदेश में कम से कम 10 साल बहुत ज्यादा आवश्यकता है।
तो आप तो उत्तर प्रदेश को और भारतवासियों को लड़ा रहे हैं। भाई भारत भारत का नंबर आएगा उनका, भारत का नंबर आएगा। अभी ही इज वेरी यंग, 52-53 साल के तो हैं ही है भाई। एक बार सीनियर सिटीजन बनने दीजिए, वहां भी पहुंच जाएंगे। लेकिन 10 साल अभी यूपी को दीजिए आप योगी के साथ। हाँ, वैसे बात तो बिल्कुल सही है भाई। हम तो हमने तो देखा है, आज की बात कर रहे हैं कि सन 70 में जब मैं 8वीं में हाई स्कूल में पढ़ा करता था, तो गुंडे खुलेआम चाकू लेके क्लासरूम्स में घुमा करते थे। तो अरे देखिए ऐसे साहब, मैं ऐसे ये नहीं ऐसे मान, देखिए नजारे थे। गुंडो गुंडो गुंडे खुलेआम चाकू लेके घूमे, वो तो मैं हमेशा कहता हूं कि आज क्या नहीं घूम सकते। देखिए, ये कलयुग है, सतयुग नहीं है। अपराध होता था, अपराध होता है, अपराध होता रहेगा। अंतर सिर्फ एक आता है, अंतर सिर्फ ये आता है कि अपराधों को रिएक्शन क्या आता है। सरकार का मुखिया ये कहता है कि लड़के हैं, गलती हो जाएगी माफ कर देंगे, कि सरकार का मुखिया ये कहता है कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये मुलायम सिंह और योगी का अंतर है। और मिला भी दिया, मिला के दिखा भी दिया उन्होंने। लेकिन जिस रफ्तार से वो जा रहे हैं, और जितना हमारे मोदी जी और शाह साहब जो हैं, वो हर वक्त पॉलिटिकल करेक्टनेस और अपॉलोजेटिक दिखते रहते हैं, मुझे लगता है कि जनता तो मानेगी नहीं। जनता तो कहेगी कि योगी जी चलो ऊपर, बहुत हो गया। नहीं, इसमें भी हमको एक बात का जवाब दीजिए। अब वो कोई आदमी मन ही बना के बैठ जाए तो फिर वो हमसे लड़ता रहे, उसका हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन लॉजिक, लेट अस कम टू एकदम कोल्ड लॉजिक। और कोल्ड लॉजिक ये कहता है कि 2017 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के नाम पे नहीं लड़ा गया था। नहीं लड़ा गया था, करेक्ट। 2017 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो योगी आदित्यनाथ पूरे देश में नहीं जाने जाते थे, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में भी उनको लोग बहुत नहीं जानते थे। लेकिन बिना उनके नाम पे चुनाव लड़े और बिना उनकी मतलब ऐसा नहीं कि उनका कोई क्लेम था, वो तो विदेश जा रहे थे। उनकी विदेश की ट्रिप को कैंसिल करा के मोदी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो मोदी का भी अपना रोल है भाई। चूंकि मोदी को दुनिया दुनिया घूमना है, हर जगह जाना है, और कहीं शायद हो सकता है, लोग कहते हैं नोबेल प्राइज की भी उम्मीद पाले हुए हैं, तो मोदी को जो करना है वो करें। लेकिन हकीकत ये है कि मोदी के शासनकाल में ही हेमंत बिश्वा शर्मा, मोहन यादव, योगी आदित्यनाथ, ये तमाम मुख्यमंत्री, फडणवीस, आप देखिए, आप देखते जाइए। मुझको तो समझ में आया कि कुल मिलाकर मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि ये मोदी जी का अपना स्टाइल है। वो केंद्र में बैठ के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते रहते हैं, और राज्य में योगी जी बुलडोजर चलाते रहते हैं। हाँ, लेकिन देखिए, वही बात होती ना। आज अगर आप देखें सोशल मीडिया पे, तो क्या बात हो रही है कि भैया उत्तर प्रदेश का अखिलेश का एग्जाम्पल दिया जाता है, आजम खां का एग्जाम्पल दिया जाता है। अब अतीक और मुख्तार तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उसका एग्जाम्पल कहते हैं कि अगर योगी होते तो क्या राहुल गांधी इस तरह का तांडव कर रहे होते? मैंने तो शुरुआती इसी बात से की, मैंने तो शुरुआती इसी बात से की कि एक पार्लियामेंट का तांडव देख लीजिए और एक विधानसभा का देख लीजिए। मैं आपको मतलब जिस तरह की बातें योगी कर रहे हैं विधानसभा में खड़े होकर, मेरा दावा है कि 77 साल में भारतीय मतलब पूरे भारत में आज तक एक भी सदन में इस तरह की बातें नहीं हुई हैं। लेकिन कुछ और दिखा रहा हूं, सिर्फ एक सीन देखिए। जब योगी बोल रहे हैं तो क्या विधानसभा में आप सन्नाटा देखेगा, देखिए। आवाज नहीं आ रही। देखिए क्या हिंद, देखिए देखिए। हाँ, वो तो पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन ड्रॉप साले। और वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी भी हिंदू पर्व पर अगर मुस्लिम समुदाय से जरा सी दिक्कत आई तो बहुत सख्ती से पेश आऊंगा। इतने में तो बवाल हो जाना चाहिए साहब। ये तो वो देश है जहां पे मुसलमान को मुसलमान नहीं, संप्रदाय विशेष कहा जाता था। अरे भाई, क्या क्या नहीं कह दिया उन्होंने कि मैं अल्लाह अकबर नहीं कहूंगा, मैं तो राधे राधे कहूंगा, हर हर महादेव कहूंगा, जय श्री राम कहूंगा, यही हमारी परंपरा है। ये नहीं कहा अल्लाह ये अकबर नहीं देश कहूंगा। ये देश ये बाबर नहीं कहा औरंगजेब से उन्होंने, ये नहीं नहीं कहा चलेगा। उन्होंने ये नहीं कहा अल्लाह अकबर नहीं कहूंगा। कहूं अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे अल्लाह अकबर बुरा लगता है सुनने में, तब बताइए। बुरा लगता है उन्होंने कहा। उन्होंने कहा ना कि राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा से चलेगा, बाबर और औरंगजेब से नहीं चलेगा।
इतनी बात जरा पार्लियामेंट में कोई कहे। ये बातें मैं कह रहा हूं ना कि भारत के किसी सदन में 77 साल में नहीं कही गई। आप याद कीजिए, जब नई नई सरकार बनी थी 2014 में मोदी जी की, तो कम्युनलिज्म के ऊपर एक बहस हुई थी, और उस बहस की ओपनिंग भाजपा ने योगी आदित्यनाथ से करवाई थी। और योगी आदित्यनाथ ने जो धोया था, पूरा सदन में हंगामा होता रहा। लेकिन योगी जी टस से मस नहीं हुए। लेकिन आज मुझे कुछ और भी याद आ रहा है, जब आपको याद आ रहा है, मुझे वो भी दिन याद आ रहा है कि मुलायम सिंह और लालू यादव सदन में योगी जी का मजाक उड़ाते थे, कहते थे जाके मंदिर में घंटा बजाओ। योगी ने सबका घंटा बजा दिया, योगी ने सबका घंटा बजा दिया। हाँ, ये तो है, ये तो सबका घंटा बजा दिया। तो उत्तर प्रदेश में तो कल तो मैंने देखा, अरविंद शर्मा जो थे वो भी बड़ी तारीफें कर रहे थे और कह रहे थे मैं तो दिल्ली जाता ही नहीं हूँ। देखिए, अब दो लोगों को देखिए। वो शर्मा जी जो कि दिल्ली से ही प्रक्षेपित थे, अब वो कह सुने मेरी बात सुने, लेकिन आप केवल अरविंद शर्मा की बात ना करें, आपको एक बयान और सुनना चाहिए। 7 साल में उत्तर प्रदेश में एक नेता ऐसे हुए हैं जो म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव को भी मोदी के नेतृत्व में लड़ते थे, कभी योगी का नाम ही नहीं लेते थे। और वो अब हर बयान में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शुरू करते हैं, वो केशव मौर्य। वो है कि जिन्होंने आज तक अपने सारे जब ट्वीट करते थे तो उसमें मोदी, अमित शाह, नड्डा, हमको आपको तक को टैग कर देते थे, पर कभी योगी को टैग नहीं करते थे। आज वो हर बात को माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री, और यहां तक कह डाला उन्होंने कि भारत के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हमारे योगी महाराज हैं। देखिए इसका कारण है, इसका एक कारण ये है कि अभी आपने देखा इस बार उपचुनाव में लगातार कह रहा था, इस बार भाजपा ने इनको फ्री हैंड दिया। भाजपा ने फ्री हैंड कैसे दिया? 3 पार्टी थी, तीनों को बात समझ में आ गई। नंबर 1, केंद्र सरकार में मोदी और शाह को समझ में आ गया कि अगर उत्तर प्रदेश डिस्टर्ब रहेगा तो आप केंद्र में बहुमत नहीं पाएंगे, क्योंकि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है। कहीं ना कहीं योगी को भी समझ में आया होगा कि अगर केंद्र में सरकार नहीं बनी तो हमारी सरकार डिसमिस हो जाएगी, मैं नहीं चला पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं मोहन भागवत को भी समझ में आया कि भैया अगर यूपी और दिल्ली में सरकार नहीं रही तो हमारा जितना इस समय पैतरा चल रहा है, सब जलवा चल रहा है, सब खराब हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं कि अगली मतलब ये इनकी सरकार हटती है, हमको बैन कर दिया जाए दोबारा। तो कुल मिलाकर तीनों में सेंस प्रिवेल कर गया, तीनों में सेंस प्रिवेल कर गया। 4 जून 2024 के बाद तीनों में सेंस आ गया। और उसके बाद आपने देखा कि आरएसएस ने किस तरह भड़ के काम किया। आपने देखा कि मोदी और शाह ने किस तरह योगी को फ्री हैंड दिया, इतना फ्री हैंड दिया कि उस उपचुनाव में दिल्ली से कोई प्रचार करने ही नहीं आया। कहा भाई जिसको चाहो लगा लो, जिसको चाहो। मनपसंद चीफ सेक्रेटरी दिया, जब मनपसंद इन्होंने जब मनोज कुमार सिंह को चीफ सेक्रेटरी बनाया था, मैंने कहा ये पहला सिग्नल है उनको फ्री हैंड देने का। तो वो उसके बाद उन्होंने कहा सारे अपने अकेले, इस बार मेरी अपनी जानकारी, विश्वस्त जानकारी है, मैंने बहुत क्लोजली देखा उस सिस्टम को, जहां पे योगी आदित्यनाथ ने 7 की 7 ही सीटों पे अपने मन से कैंडिडेट तय किए, अपने अपने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई। और देखिए उसका असर क्या हुआ कि आपने 7 में से 5 जगहों पे किस तरह जीत दर्ज करी, और कितनी जबरदस्त, मतलब ये जो लोकसभा चुनाव था एकदम से बाजी पलट गई उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं तीनों पार्टियों ने अपना अपना सबक सीख लिया है। 9 इसके में से चलते 7, 7 में से 5 तो सॉरी 9 में राजस्थान में। सॉरी वेरी सॉरी 9 में से 7। और चूंकि तीनों पार्टियों ने अपना सबक सीख लिया है तो अब योगी को एकदम फ्री हैंड है, और चूंकि फ्री हैंड है तो केशव मौर्य को जहां से भी शह मिल रही थी वो समाप्त हो गई। तो अब उनको योगी आदित्यनाथ देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री नजर आने लगे। जी। और अरविंद शर्मा के बारे में क्या कहेंगे? अब भाई वो तो प्रक्षेपित ही वहीं से हुए थे, उनको तो यहाँ पे शपथ नहीं दिलाई जा रही थी। आगे खड़े हुए तो उनको तो एमएलसी नहीं बनाया जा रहा था। भाई आप देखे ना, उनको तो बड़ी दिक्कत आ रही थी। लेकिन अरविंद शर्मा, अच्छा अरविंद शर्मा पे लोड भी है। एक बात जो मैं इतना सत्ता के गलियारों में झांक के भी नहीं समझ पाया, क्योंकि 2022 का जो विधानसभा चुनाव लड़ा गया वो 2 मुद्दों पे लड़ा गया योगी आदित्यनाथ ने। एक उनका लॉ एंड ऑर्डर, और एक बिजली की व्यवस्था जो अखिलेश सरकार में एकदम ध्वस्त थी। तो बिजली की व्यवस्था जो कि श्रीकांत शर्मा ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी 2017 से 22 के बीच में की, वो श्रीकांत शर्मा कहां गायब हो गए?
वो एकदम उनका नाम सुनाई पड़ना बंद कर दिया गया, उनकी जगह अरविंद शर्मा आ गए। वो अरविंद शर्मा को लेके बिजली विभाग में तमाम शिकायतें भी आती है कि साहब वो प्रशासन नहीं है जो श्रीकांत शर्मा का हुआ करता था। आपको कुछ आइडिया है कि श्रीकांत शर्मा इस कदर कहाँ वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार बताए जाते, तो कहाँ एकदम परिदृश्य से ओझल हो गए। वो तो चर्चा तो ये थी कि साहब की योगी जी ने उनका नाम काटा है। वो थे दो लोग हाई परफॉर्मर माने जाते थे, श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह, दोनों ही गायब है। ना 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 ना, देखिए देखिए सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं वहीं बैठा हूं जहां सिद्धार्थनाथ सिंह मेरे विधायक है, मैंने उनको वोट दिया है। तो आप इन दोनों को एक साथ ना तौलें, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। चलिए। सिद्धार्थनाथ सिंह की तो लिस्ट में जो इन्होंने हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए लिस्ट जारी की थी, वो तो उस पर इतने आरोप लग गए कि योगी ने लिस्ट भी खारिज की और इनसे महकमा भी छीन लिया। 2 लिस्ट खारिज की थी, 2 मंत्री हटाए थे, सिद्धार्थनाथ सिंह और नंदी। तो उन्होंने अपने लाल बहादुर शास्त्री जी की जो वंशावली है उसका भी ध्यान नहीं किया। उन्होंने सोचा होगा कि हमारे नाना जी तो कांग्रेस में थे, मैं भाजपा में हूं, मेरे से क्या लेना देना। आज एक और जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस ने हंगामा मचा रखा है ना, अम्बेडकर अम्बेडकर का नाम लेके, ये भी गजब है। लोग कह रहे हैं कि साहब कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नाम भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय कर दीजिए। मैं कहता हूं जेएनयू का बदल दिए, एएमयू का बदल दीजिए, दोनों का नाम अंबेडकर के नाम पे रख दीजिए। तो एक तो जैसे ही आप जेएनयू का नाम और एएमयू का नाम, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दोनों का नाम अंबेडकर के नाम पे होना चाहिए। इसके बाद ये जितने वामपंथी और लिबरल हैं, इनकी अंबेडकर के लिए रियल फीलिंग्स बाहर आ जाएंगी और वो जय भीम का भी तय हो जाएगा। तो ये आप ये जय भीम कर रहे हैं ना, लेकिन ये तो मानने को तैयार नहीं है ना कि साहब के नेहरू ने उनके साथ में जातियां की थी। वो तो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि साहब कि नहीं साहब, नेहरू जी तो ओहो, तो क्या कहना आप तो उनके सवाल इसमें हमारी बात आपकी बात क्यों कल्पना मानी जाए। कीजिए। अंबेडकर अंबेडकर का इस्तीफा देख लीजिए, नेहरू को पानी पी पी के कोस के हटे हैं वो। हमारी आपकी बात कहाँ है। तो अंबेडकर का इस्तीफा, लिखित इस्तीफा देख लीजिए, पढ़ लीजिए। वो तो कहते हैं कि नेहरू को मुसलमानों की चिंता करने के अलावा और कोई काम ही नहीं है, अंबेडकर अपने इस्तीफे में लिखते हैं। लेट मी शो यू द लेटर। मैंने आज वो लेटर ट्वीट किया है। हाँ, वो तो लेटर अवेलेबल है, हम्म। इट इज पब्लिकली अवेलेबल, ऐसी कोई छुपी हुई बात ही नहीं है। तो आइए फिर आज की चर्चा को अब हम विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अनुपम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।